नमस्कार दोस्तों, आपका व्यर्थ पर स्वागत है। मैं हूं पीयूष ठाकुर। आज हम समझेंगे किसके बारे में, आर्टिकल नंबर 21 जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है। क्या बोलता है आर्टिकल? आर्टिकल बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि लाइफ को सेव कर रहा है, मतलब कि हमारी पर्सनल लिबर्टी को सेव कर रहा है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना हमारी फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए दो आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 21 एंड आर्टिकल नंबर 22। एंड आर्टिकल नंबर 21 क्या बोलता है कि किसी भी पर्सन को ना डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी लिबर्टी से एंड उसकी लाइफ से अनटिल एंड अनलेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ऐसा लॉ जो कि प्रोसीजर को फॉलो करके बनाया गया है ना, वो लॉ के द्वारा आप किसी की लिबर्टी को, किसी की लाइफ को छीन सकते हैं, डिप्राइव कर सकते हैं उसको। इसके अलावा आप नहीं कर सकते, मतलब कि अन्यथा इसके अलावा आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। इसका निष्कर्ष, इसका मीनिंग क्या निकल सकता है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव का जो मेंबर है, मतलब एमपी, एमएलए, पुलिस, वो आपके पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। आप पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी करें, सिंपल सी बात ये है। दूसरी बात, कोई भी फिजिकल क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर आप पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, पुलिस आपको मार नहीं सकती, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। अगर पुलिस ने आपको मारा है, ठीक है ना, किसी ने आपको मारा है, देन देयर शुड बी अ लीगल जस्टिफिकेशन बिहाइंड द एक्ट ऑफ कोर्शन, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि कैसे हमारी फ्रीडम को मेंटेन किया जाता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226 के अंदर ना हेबियस कॉर्पस एक रिट दी गई है, जो कि कोर्ट लगाता है। कोर्ट बोलता है दूसरे को, किसी पर्सन को, कि हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी बॉडी है ना इस टाइम पे इन कैपेसिटी, वो मेरे सामने उस पर्सन को ला के प्रेजेंट करो। सो अगर आपका अरेस्ट हुआ है, अगर आप किसी पुलिस के अंदर डिटेंशन में गए हैं, देन विद इन 24 आवर उनको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, किसके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, किसी भी कोर्ट के सामने, ठीक है ना। और कोर्ट डिसाइड करेगा वेदर द डिटेंशन और द वेदर द अरेस्ट इज ऑन द रीजनेबल ग्राउंड और नॉट, ठीक है ना। अगर लगेगा कोर्ट को द अरेस्ट एंड द डिटेंशन आर ऑन द रीजनेबल ग्राउंड, देन उसको आपके अटेंशन, अरेस्ट को एंड डिटेंशन को क्या करेंगे, वो कंटिन्यू रखेंगे। अगर लगेगा कि आपका जो अरेस्ट हुआ, डिटेंशन हो गया, वो अनरीजनेबल ग्राउंड पे हुआ है, देन आपको रिलीज कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, कंट्री के अंदर ना प्रॉब्लम ये है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दिया तो बहुत सारे क्राइम्स होने लगेंगे, हर कोई अपना मतलब निकालने लगेगा। सो इस कारण से क्या होता है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे सकते। तो फ्रीडम को कब करने के लिए लॉ बनाने पड़ते हैं, एंड फ्रीडम को कब करने के लिए जब लॉ बनाने पड़ते हैं तो एक डॉक्ट्राइन आती है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आप कोई सा भी लॉ बना दो, लेकिन उसका प्रोसीजर बढ़िया तरीके से फॉलो करना चाहिए। प्रोसीजर शुड बी जस्ट, प्रोसीजर शुड बी रीजनेबल, ठीक है ना। प्रोसीजर शुड बी फेयर। आप चाहे लॉ कितना ही गलत बना दो, अगर वो लॉ हनन कर रहा हो आपके फंडामेंटल राइट का, लेकिन वो लॉ एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा हो, जस्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहा हो, देन द डॉक्ट्राइन से द लॉ मेड बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर इज ऑल्सो जस्ट लॉ, ठीक है ना। मतलब कि वो एक फेयर लॉ है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो इसी कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कौन सी डॉक्ट्राइन एक्सप्लिसिटली मेंशन है, वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। अब हम डिफरेंस समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एक डॉक्ट्राइन है, ठीक है ना, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? देयर आर टू डॉक्ट्राइन्स, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि वैलिडेशन चेक करने का कि लॉ इज वैलिड और नॉट। देयर आर टू डॉक्ट्राइन्स, फर्स्ट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, सेकंड वन इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आइए ध्यान से इसको समझते हैं। देखिए क्या बोलता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इट इज नैरोर इन स्कोप, मतलब कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नैरोर है स्कोप में। क्या, क्यों है ये, ठीक है ना। इट डज नॉट क्वेश्चन द कंसर्निंग लॉ, ये लॉ को क्वेश्चन में नहीं लाता, ये लाता है, ठीक है ना। क्या, जब बेसिकली बात बनाया गया उस लॉ को, क्या वो प्रिंसिपल जो कि प्रोसीजर फॉलो किया गया, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, सिंपल सी बात ये देखता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रॉपर देखता है, सिंपल सी बात ये है कि भाई जो सिटीजन के राइट हैं
क्या उनका हनन तो नहीं हो रहा है इस लॉ को बनाने से, ठीक है। अब क्या है कि और ये ओरिजिनेशन देखो, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। एंड पर्पस क्या है, द लॉ duly enacted by the legislature or the body in the concern is valid if the procedure of establishing it has been correctly followed। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी ने लॉ बना दिया, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, वो लॉ बढ़िया होगा, वो लॉ जस्ट होगा, रीजनेबल होगा अगर उसने एक रीजनेबल पाथ को, प्रोसीजर को फॉलो किया है, ठीक है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये देखता है कि क्या वो लॉ सीधा आर्बिट्रेरी है या फिर नहीं है, कहीं वो लॉ अनजस्ट तो नहीं है, सिंपल सी बात। वो देखता है अगर लॉ अनजस्ट है तो उसको हमेशा के लिए खारिज कर देता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है आर्टिकल नंबर 21 में कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, वो क्या होता है, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है, लेकिन एक केस होता है मेन का, ठीक ना, मेनका वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है 1978 के अंदर, उसके अंदर ये डॉक्ट्राइन निकल के आती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, किसके अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम किसके ऊपर, गोपालन केस के ऊपर। 1950 में गोपालन केस होता है, ठीक है ना, वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है ना। ये केस क्या बोलता है, ठीक है ना, ये केस बोलता है कि जो आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन है ना, उसके अगेंस्ट तो रेमेडी है हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ ना कोई भी रेमेडी हमारे पास नहीं है। मतलब कि लॉ बनाकर, प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो कर लॉ बनाकर, उस लॉ से जो लेजिस्लेचर है ना, आपके क्या है कि राइट को, कौन से राइट को, फ्रीडम ऑफ लाइफ को, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी को एनेक्स कर सकता है, उसको छीन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है मैंने, प्रोसीजर बढ़िया होना चाहिए, लॉ चाहे घटिया हो, वो चाहे आपकी पर्सनल लिबर्टी ले ले, लेकिन आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं होगा, ठीक है ना। और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, ये हमने यूके से अडॉप्ट किया। इसके बाद 28 साल बाद क्या आता है, मेनका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। अब इस केस के अंदर ये बोला जाता है कि भैया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ही आपकी पर्सनल लिबर्टी नहीं ले पाएंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक प्रोसीजर भी बढ़िया ना हो और जब तक लॉ भी बढ़िया ना हो। मतलब कि जब तक प्रोसीजर भी जस्ट ना हो और जब तक लॉ भी जस्ट ना हो, तो आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम है, लाइफ है, उस चीज़ को ले नहीं पाएंगे जब तक दोनों के दोनों बढ़िया नहीं हो जाते, तब तक दोनों के दोनों क्या नहीं हो सकते, जस्ट नहीं हो सकते। हेंस प्रोसीजर शुड बी वैलिड and law should also be valid which is applied by following the procedure, ठीक है। सो मेन का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये निकल के आया। अब मतलब क्या है राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ का कई मतलब लोग गलत भी निकाल लेते हैं। तो मतलब क्या है राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ का मतलब क्या है कि आपको जीने का तो अधिकार है, लेकिन जीने के साथ मरने का अधिकार नहीं है स्वेच्छा से, कि आप जाके किसी भी बिल्डिंग पे जाके कूद जाओ। ऐसा करोगे अगर जिंदा बच गए तो जेल में जाओगे सीधा, ठीक है ना। राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, लेकिन अपनी स्वेच्छा से मरना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। पैसिव यूथेनेशिया अलो है राइट टू लाइफ के अंदर, और फेयर ट्रायल्स भी राइट टू लाइफ का पार्ट होता है। एंड मेंटल प्राइवेसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। एंड ऑनर किलिंग जो है वो सबसे अगेंस्ट है राइट टू लाइफ के। अगर कोई खाप पंचायत में ये डिसीजन आ जाए कि ऑनर किलिंग करनी है, तो ऑनर किलिंग जो है वो अगेंस्ट होती है, ठीक है ना। कस्टोडियल डेथ भी जो है वो अगेंस्ट होती है राइट टू लाइफ के। अगर डेथ सेंटेंस मिल चुकी है, अगर उसका एग्जीक्यूशन होने में डिले हो रहा है, देन ये भी क्या है राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। अब राइट टू लाइफ मतलब आर्टिकल 21 का हवाला देकर कौन कौन से सेक्शन रिपील किए गए हैं, ख़त्म किए गए हैं, उसमें से सबसे पहला आता है सेक्शन 377 आईपीसी सेक्शन 377, जिसने बड़ी हवा भी बनाई, ठीक है ना, कि होमोसेक्सुअलिटी को ना पहले क्राइम समझा जाता था, लेकिन अब जो है उसको क्राइम नहीं समझा जाता, क्योंकि इसको क्राइम समझना ये वोलेट करता है आर्टिकल नंबर 21, 14 एंड 15 को। सेक्शन 497 आईपीसी
क्या है कि इसने भी क्या करा, अडल्टरी को अब क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले जब क्राइम माना जाता था तो ये वोलेट करता था किसको, आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 21 को, ठीक है ना। अब राइट टू लाइफ को एक और बढ़कर मीनिंग दे दिया गया, कब दे दिया गया, जब 86th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 2002 में जो हुआ था, राइट टू एजुकेशन दे दिया गया। राइट टू एजुकेशन के अंदर बोला गया है कि भैया जो बच्चे 6 साल से 14 साल के बीच में, उनको फ्री जो है एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना, है ना। तो अब राइट टू एजुकेशन क्या करता है, राइट टू डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन से डेवलपमेंट होगी तो राइट टू एजुकेशन आएगा तो राइट टू डेवलपमेंट भी आएगा। राइट टू डेवलपमेंट इज द बेसिक राइट टू द राइट टू लाइफ, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तभी तो लाइफ बढ़िया होगी, एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाएगा कोई भी पर्सन, ठीक है ना। सो कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि जब हम गोपालन केस से, मतलब कि एग्जीक्यूटिव से हमने ये बोला कि एग्जीक्यूटिव हनन नहीं कर सकती, तो एग्जीक्यूटिव हनन नहीं कर सकती, तो जब हम मेनका केस पर गए तो मेनका केस में हमने ये भी बोला कि एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर अनजस्ट प्रोसीजर का एंड अनजस्ट लॉ का इस्तेमाल करके आपके फंडामेंटल राइट, मतलब कि आपके राइट टू लाइफ को हनन नहीं कर सकती। तो फ्रॉम गोपालन टू मेनका केस दस जुडिशियल एक्सप्लोरेशन हैज़ कंप्लीटेड इट्स ट्रैक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। कहने का अर्थात ये हुआ कि इसने कंप्लीट कर दिया, ना तो एग्जीक्यूटिव ना ही लेजिस्लेचर आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, ठीक है ना, डिग्निटी को क्या है कि आपके ले सकते हैं, सिंपल सी बात। इसी कारण से मैंने ये लाइन लिखी, फ्रॉम गोपालन टू मेनका केस दस द जुडिशियल एक्सप्लोरेशन हैज़ कंप्लीटेड इट्स ट्रैक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। नाउ नॉट ओनली प्रोसीजर इज चेक, अब क्या है कि प्रोसीजर ही नहीं चेक होता, साथ साथ में ये भी चेक होता है कि लॉ रीजनेबल है या नहीं है, जो कि डिप्राइव कर रहे होते हैं किसी की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा आर्टिकल नंबर 21 क्या है, गोपालन केस क्या है, मेनका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 क्या है, कैसे इस चीज़ को कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो एक्सप्लिसिटली है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ निकल के आया किससे, मेनका केस से। देखते रहिए व्यूअर, पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।